Chalo, so fresh topic we are going to start today, and this fresh topic we are starting is the quasi contract. Okay, now our Indian Contract Act 1872 actually did not use this word quasi contract. Is uses this word relation resembling those of the contract. हमारे Indian Contract Act में quasi contract word use नहीं किया गया. इसमें जो word use किया गया वो word क्या बोलो? Relation resembling to those contract is the word which is used in the Indian Contract Act. Now the very first question which comes in the mind is that what is mean by this word quasi contract. Quasi contract का meaning क्या है? ये सबसे पहला सवाल यहाँ पे create होता है. Okay, see whatever discussion we have made up to the point, from the topic number 1 to this last topic, we know that if you want to make a valid contract, there must be certain essential elements. अगर आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है तो उस कॉन्ट्रैक्ट के करने के लिए आपको किसकी जरूरत है? कुछ essential elements का होना आपके लिए जरूरी है. Okay, so what are that essential elements? We have discussed that one party must make proper offer, then there should be absolute and clear acceptance, then parties must be capable of making the contract, then parties must have talk on the consideration, क्या रिटर्न में देना है, क्या रिटर्न में लेना है, then parties must have the free consent. That means the contract should not be caused by the coercion, undue influence, fraud, misrepresentation, mistake, etc. And if all these essential elements are there, then only क्या create होता है? Valid contract create होता है. Otherwise contract void हो सकता है, voidable हो सकता है, illegal हो सकता है, etc. Okay, but देखो कभी-कभी क्या हो जाता है पता आपको? Law implies a promise imposing an obligation on the one party. Law एक पार्टी पे प्रॉमिस क्या करता है? वहां पे इम्प्लाई करता है, ऑब्लिगेशन लेता है, और दूसरे पार्टी को राइट दे देता है इम्प्लाइडली, and right in favor of the other party, even though there is no offer, no acceptance, no genuine consent, no lawful consideration, कुछ भी फिक्स नहीं है. ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसेंट, कंसिडरेशन, इवन प्रॉमिस भी नहीं था वहां पे, एग्रीमेंट भी नहीं था, ऑफर एक्सेप्टेंस भी नहीं हुआ था, फिर भी लॉ आपके बीच में क्या क्रिएट करता है? कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करता है. एंड सच अ कॉन्ट्रैक्ट्स इन द स्ट्रिक्ट सेंस वो भले ही कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बट द कोर्ट रिकॉग्नाइज देम एज अ कॉन्ट्रैक्ट. लेकिन कोर्ट उसको कॉन्ट्रैक्ट कंसीडर करता है. क्यों कंसीडर करता है? वो बोलो रिलेशन रिजेम्बलिंग दोज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि वो ऐसे रिलेशन है जो किसके जैसे? बोलो कॉन्ट्रैक्ट जैसे है वहां पे, और कोर्ट उसको एज इफ कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स भी करता है. जैसे वो कॉन्ट्रैक्ट है इसी तरीके से उसको क्या किया जाएगा? एनफोर्स भी किया जाएगा. तो इन शॉर्ट अगर इंडियन लैंग्वेज में बात करें, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की भाषा में बात करें, तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या? बोलो रिलेशन रिजेम्बलिंग अ कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट जैसा कुछ मतलब क्या कंसिडर किया गया? बोलो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कंसिडर किया गया. इवन इन द absence of the contract, certain relationship gives rise to the स्पेसिफिक ऑब्लिगेशन. वहां पे कोई कॉन्ट्रैक्ट था नहीं, फिर भी कुछ ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाता है वहां पे. एंड और ऑब्लिगेशन जो है उस पर्सन को परफॉर्म करना पड़ता है, एंड दीज आर नोन एज अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि वो सेम ऑब्लिगेशन क्रिएट करते हैं जो हमारे रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट में होता है. वो सेम ऑब्लिगेशन क्रिएट करते हैं जो कहाँ पे होता है? बोलो हमारे रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट में भी वो होता है. लेट्स गो इन आवर एग्जाम्पल so that you can easily understand. This all paragraph we have read out. Okay, remember our salesman, all of you must be remembering. फिर भी जरूरी है कि इस टॉपिक के लिए उस एग्जांपल को हम लोग रिवाइज करें. देखो, one salesman is there. The salesman was selling the different flavor of the श्रीखंड. सेल्समैन क्या बेच रहा था? अलग अलग फ्लेवर के श्रीखंड क्या कर रहा था? वो बेच रहा था. और वो आपके अपार्टमेंट में एंटर हो गया, स्पेशली आपके फ्लैट में वो आ गया. और आपको उसने अलग अलग फ्लेवर के श्रीखंड दिखाए वहां पे. आपने भी अलग अलग फ्लेवर के श्रीखंड देख ली, इलायची खंड, आम्रखंड, श्रीखंड एंड ऑल दैट, फ्रूट खंड वगैरह वगैरह. एंड यू फाइनली 15-20 मिनट उसके साथ टाइम पास करने के बाद आपने बोला कि नहीं, यू डोंट वांट टू परचेज द श्रीखंड, और आपने उसको मना कर दिया. ओके, सो अपने पूरे सामान को लेके, अपने सारे श्रीखंड के डब्बों को लेके आपके घर से वो क्या हो गया? वहां से निकल गया. नाउ व्हाट हैपेंड? बाय मिस्टेक एक श्रीखंड का डब्बा वो आपके घर में क्या हो गया था? भूल गया था वहां पे. ओके, नाउ ही वेंट इनटू हिज होम इन द इवनिंग व्हेन ही वाज मेकिंग द कैलकुलेशंस. उसको एक श्रीखंड के डब्बे के पैसे कम लगे.
तो ही स्टार्टेड टू रिमाइंड कि वो कहाँ पे भूला या किसके पैसे उसने नहीं लिए क्या शायद, हाँ। तो उसको इमीडिएटली रिमाइंड हो गया कि वो श्रीखंड का डब्बा किसके घर पे भूल के गया, आपके घर पे वो श्रीखंड का डब्बा भूल के गया, हाँ। अब थोड़ा सा स्टोरी में बैक जाते हैं, आपके घर पे वो श्रीखंड का डब्बा दोपहर को ही भूल के गया था, हाँ। एंड एट द टाइम ऑफ आफ्टरनून यू वाज हंग्री, nobody was in the home, आपको भूख लगी थी, घर में कोई नहीं था, and suddenly you saw that there was a श्रीखंड tin on the table of your hall, हाँ, your hall के टेबल पे श्रीखंड का डब्बा रखा हुआ था, and of course your hungry mind, हाँ, told you to eat that particular श्रीखंड, तो आपने क्या किया, वो श्रीखंड वहां पे खा लिया, हाँ। नाउ नेक्स्ट डे वो जो सेल्समैन है, वो सेल्समैन आपके घर पे आता है, हाँ, और आपको बोलता है कि वो कल एक श्रीखंड का डब्बा आपके यहाँ पे क्या हो गया था, भूल गया था, और वो दे दो करके वो आपको मांगने सेल्समैन वहां पे आ जाता है, हाँ। नाउ प्रॉब्लम इज दैट, आपको पता है आप वो श्रीखंड तो क्या कर चुके हो, वहां पे खा चुके हो, हाँ। सो यू आर नॉट बीन एबल टू रिटर्न द श्रीखंड टिन, श्रीखंड का डब्बा आप वापस तो देने के लिए एबल नहीं हो, हाँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क क्या राइज होता है, देखो, द क्वेश्चन मार्क इज दैट whether you are bound to pay for that श्रीखंड, उस श्रीखंड के लिए पैसे पे करने के लिए आप बाउंड हो क्या। तो यहाँ पे even though there was no offer, no acceptance, no consideration decided, no free consent, हाँ, फिर भी लॉ आपके और सेल्समैन के बीच में एक ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है, हाँ, आपको एक बाइंडिंगनेस क्रिएट करता है। क्या ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है, देखो, यस यू आर बाउंड टू पे द सेल्समैन फॉर द श्रीखंड, हाँ, because you have eat that श्रीखंड, हाँ, you have become a smaller सही, हाँ, but enrichment you have got from that particular salesman's expenses, हाँ, सेल्समैन के एक्सपेंसेस पे, हाँ, आपको स्मॉलर ही सही बट एक खुशी मिली ना श्रीखंड को खाने की, तो वो खुशी क्या बोलो आपका एनरिचमेंट है। तो किसी के और के एक्सपेंसेस पे आपको लॉ एनरिच होने के लिए अलाउ नहीं करता है, हाँ। अगर आपने उसका बेनिफिट उठाया है तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा बोलो, पे करना पड़ेगा। यू मस्ट गिव द पेमेंट टू दैट पर्टिकुलर सेल्समैन ऑफ दैट श्रीखंड टिन, वहां पे, क्योंकि आपने उसको क्या किया, यूज किया, बेनिफिट उठाया, एनरिचमेंट मिला आपको, हाँ। श्रीखंड खाने से कोई आप टाटा बिरला नहीं बने, बट स्टिल आपको वहां पे खुशी मिली, और उस खुशी को ही लॉ क्या करता है, एनरिचमेंट ऐसे कंसिडर करता है। तो अगर नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होता और वो आपने श्रीखंड का टीम उससे खरीदा होता, तो जिस तरह से उस श्रीखंड के पैसे देने के लिए आप लायबल होते, इन द सेम वे इन अ quasi contractual obligation also you are liable to pay for that particular श्रीखंड which you have eat, हाँ, in spite of the fact that, हाँ, there is no offer, there is no acceptance, हाँ, there is no consideration, there was no free consent decided, हाँ, स्टिल आप उस श्रीखंड के पैसे देने के लिए क्या हो बोलो, वहां पे लायबल हो। ध्यान में आपको, हाँ। सो दिस इज व्हाट कंसिडर्ड एज अ quasi contract, कि कभी कभी आपके बीच में ऑफर, एक्सेप्टेंस, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, कंसिडरेशन, सारी चीजें ना डिसाइड होते हुए भी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन क्रिएट होता है, और वहां पे क्या क्रिएट होता है बोलो, quasi contract क्रिएट होता है, हाँ। तो इन ऑल ये याद रखना अगला सेंटेंस, हाँ, कि quasi contract एक प्रिंसिपल पे बेस्ड है, हाँ। And what is that principle on which a quasi contract is based? See, equity, justice, and good conscience. Huh? What is that principle? What's the point? Equity, huh? Justice and good conscience. Equity and justice stands for the nyay, huh? And good conscience stand for your mind, which tells you what is right and what is wrong. Huh? किसी का भी mind जो right बोलेगा ना, वो क्या बोलेगा बोलो, इट इज ऑफ कोर्स राइट टू गिव द मनी टू द सेल्समैन, हाँ, ऑफ दैट श्रीखंड। उस श्रीखंड के पैसे सेल्समैन को देना, ये कॉन्साइंस के हिसाब से सही है, या मना करना ये कॉन्साइंस के हिसाब से सही है बोलो। तो कॉन्साइंस दैट इज आवर इनसाइड माइंड व्हिच टेल्स अस व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, हाँ, वो माइंड हमें जवाब देता है कि यू शुड पे द मनी टू द सेल्समैन, हाँ, बिकॉज यू हैव इट, हाँ, द श्रीखंड, आपने वो श्रीखंड खाया है, इसीलिए आप उसको पैसे दे दो। ये कौन बोलेगा बोलो, आपका कॉन्साइंस, ओके। सो quasi contract is based on the principle of the equity, justice and good conscience, हाँ, किस पे बेस्ड होगा बोलो, equity and justice, न्याय, good conscience, सत्सद विवेक बुद्धि, that is your mind which tells you what is right and what is wrong, हाँ। हाँ, जिसको कॉन्साइंस होगा ही नहीं, जिसके लिए गलत बात भी सही है और सही बात भी सही है, तो उसके लिए तो कुछ नहीं है ये रूल एप्लीकेबल, हाँ। बट ये रूल किसको एप्लीकेबल है, जिसको मोरालिटी है, जिसको नैतिकता है, हाँ। बाय लॉ आपका कॉन्सेंस कुछ भी बोले, बट लॉ का कॉन्सेंस बोलता है कि आप सामने वाले के एक्सपेंसेस पे एनरिच हुए हो, whatever smaller amount of enrichment you have got,
then you should pay for that. तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ देखो, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट और कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट रेस्ट ऑन द मैगजीन, याद रखो। जैसे ऊपर के वो 3 वर्ड याद रखने ना हमें, इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्सेंस। हाँ, और ये इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्सेंस वर्ड कौन से मैगजीन से आए, देखो द नेम ऑफ मैगजीन इज नो मैन मस्ट ग्रो, रीच आउट ऑफ अनदर पर्सन्स लॉस। हाँ, दूसरे का नुकसान करा के, हाँ, आप रीच नहीं हो सकते हो, किसी और का नुकसान करा के आप रीच नहीं हो सकते हो। हाँ, दैट इज व्हाट क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। उस श्रीखंड बेचने वाले सेल्समैन का नुकसान करा के आप रीच नहीं बन सकते हो, दैट इज व्हाट द लॉ वांट टू टेल यू। ओके, सेम एग्जांपल जो मैंने आपको अभी बताया था, हाँ, वही एग्जांपल नंबर 1 फॉर्म में यहाँ पे आता है। हाँ, ट्रेड्समैन लीव्स द गुड्स एट द सीज हाउस बाय मिस्टेक। बस ना, यहाँ पे हमने गुड्स वर्ड यूज किया है और हमारे एग्जाम्पल में हमने उसको श्रीखंड डाला था थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। हाँ, और यहाँ पे वो श्रीखंड की जगह वर्ड्स क्या यूज्ड है, देखो गुड्स इज द वर्ड्स यूज्ड हियर। हाँ, सो टी ट्रेड्समैन leaves the goods at the C's house by mistake। हाँ, एक ट्रेड्समैन है, व्यापारी है, वो गलती से सी के घर पे वो गुड्स क्या करता है, भूल जाता है। हाँ, और सी ट्रीट्स इट एज हिज ओन, जैसे आपने वो श्रीखंड खा लिया खुद का समझ के। हाँ, वैसे ही सी उस गुड्स को यूज करता है एज इफ दे आर हिज ओन, जैसे कि वो उसके खुद के हैं। तो क्या सी उसके पैसे देने के लिए बाउंड है? तो आंसर इज यस। टॉकिंग ऑन द पॉइंट ऑफ द गुड कॉन्सेंस, आपका जो इनसाइड माइंड है वो आपको बताता है कि क्या सही है और क्या गलत है। हाँ, भले ही हम फिजिकली कुछ भी दिखाए लेकिन हमारा मन तो हमें कहता है ना कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। हाँ, तो वो जो कॉन्सेंस है ना, वो कॉन्सेंस आपको बोलेगा कि यस सी, यू आर बाउंड टू पे फॉर द गुड्स बिकॉज यू हैव ट्रीटेड दैट गुड्स एज इफ योर ओन। हाँ, क्योंकि तूने इस गुड्स को खुद का गुड्स समझ के यूज किया है तो उसके लिए उसके पैसे देने पड़ेंगे वहां पे। हाँ, देन नेक्स्ट वन देखो, दूसरा एग्जांपल क्या है वहां पे। हाँ, द सेकंड एग्जांपल इज ए पे सम मनी टू द बी बाय मिस्टेक। हाँ, ए ने कुछ पैसे बी को क्या किए, वहां पे पे किए बाय मिस्टेक। हाँ, इट इज रियली ड्यू टू द सी, एक्चुअली पैसे किसको देने थे, बोलो वो पैसे देने थे सी को, पैसे देने थे और गलती से पैसे गए किसको, वो वहां पे बी को। तो कॉसी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन अब किस पे आ जाता है, बोलो बी पे कॉसी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन आ जाता है कि बी मस्ट रिफंड द मनी टू द ए। बी वो पैसे किसको रिफंड कर दे, बोलो वहां पे ए को वो पैसे बी क्या कर दे, वहां पे रिफंड कर दे। हाँ, सो बी मस्ट रिफंड द मनी टू द ए इज द पॉइंट व्हिच इज स्टेटेड हियर। हाँ, आगे देखो क्या गया। Okay, now example number 3 पे आ जाते हैं। हाँ, now what this example number 3 want to say us is that हाँ, a fruit parcel is delivered under the mistake to the R, हाँ, who consumed the fruit thinking them as his birthday present। हाँ, एक फ्रूट पार्सल किसको डिलीवर हो गया, बोलो बाय मिस्टेक एक फ्रूट पार्सल डिलीवर हो गया आर को। हाँ, और वो आर वो फ्रूट्स कंज्यूम कर लेता है। हाँ, क्योंकि उसको क्या लगता है कि ये फ्रूट्स मतलब ना उसका बर्थडे प्रेजेंट किसी ने भेजा है। हाँ, बाय मिस्टेक एक फ्रूट का पार्सल क्या हो जाता है, डिलीवर हो जाता है, किसको डिलीवर हो जाता है, आर को, और आर को लगता है कि ये उसका बर्थडे प्रेजेंट है इसलिए वो फ्रूट कंज्यूम कर लेता है वहां पे। हाँ, नाउ जब वो एक्चुअली पार्सल जिसका था वो पर्सन लेने आ गया तो ये वापस रिटर्न करने के लिए तो एबल नहीं है ना, क्योंकि ये इसको खा चुका है। आर मस्ट रिटर्न द पार्सल और पे द फ्रूट। आर के पास दो में से एक ही ऑप्शन है, या तो वो पार्सल वापस दे दे या तो पे कर दे वहां पे। हाँ, सो देखो, ऑल्दो देयर इज नो एग्रीमेंट बिटवीन आर एंड द ट्रू ओनर, एज सच कोई एग्रीमेंट हुआ भी नहीं था, yet he is bound to pay as the law regard it as a quasi contract। हाँ, फिर भी भले ही यहाँ पे ऑफर एक्सेप्टेंस, हाँ, वो सारी चीजें नहीं थी, फिर भी वो देने के लिए क्या था, बोलो वहां पे बाउंड था। हाँ, और क्यों बाउंड था देने के लिए वो यहाँ पे, बिकॉज क्वासी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन। हाँ, आपकी ड्यूटी थी ना, आप रख दो उसको, क्या प्रॉब्लम था, आपको नहीं यूज करना है तो आप वो गलती से आया है ना तो उसको वहां पे क्या कर दो, रख दो, लेकिन आपने उसको यूज कर दिया ना, तो यूज कर दिया तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बोलो पे करना पड़ेगा वहां पे। हाँ, सो गॉट द पॉइंट, जिसमें ऑफर एक्सेप्टेंस, हाँ, ये सारी चीजें ना होते हुए भी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन क्रिएट होता है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, एंड इन इंडिया दे आर कॉल्ड एज अ resembling those created by contract, हम लोग उसको कंसिडर करते हैं वहां पे। हाँ, आगे देखो क्या गया, salient features of the quasi contract। एक कॉन्ट्रैक्ट को quasi contract बुलाना है तो क्या क्या फीचर्स उसके अंदर होते हैं
वो फीचर्स हम लोग क्या करते हैं, रीड आउट करते हैं वहां पे. हाँ, नंबर 1 देखो, इन द फर्स्ट प्लेस सच अ राइट हाँ इज ऑलवेज अ राइट ऑफ मनी एंड जनरली दो नॉट ऑलवेज टू अ लिक्विडेटेड सम ऑफ मनी. हाँ, देखो क्वासी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन किसी प्रोडक्ट के लिए नहीं होते. हाँ, जनरली क्वासी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन में हम रिटर्न क्या एक्सपेक्ट करेंगे, वहां पे मनी ही एक्सपेक्ट करते हैं. हाँ, और अगर मनी अभी नहीं भी है तो भी वो मनी की अमाउंट कैसी होगी, बोलो लिक्विडेटेड सम ऑफ मनी. लिक्विडेटेड सम ऑफ मनी मतलब ध्यान में आ रहा है, जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं. हाँ, जैसे श्रीखंड का डब्बा कितने रुपए का है पता है ना, तो अमाउंट क्या हो जाएगी, बोलो लिक्विडेटेड सम ऑफ मनी. सो क्वासी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन जनरली किस फॉर्म में होते हैं, बोलो मनी. हाँ, राइट टू मनी फॉर्म में होते हैं. हाँ, और दूसरा अगर समझो मनी नहीं भी है तो वो मनी जनरली किस फॉर्म में होंगे, बोलो लिक्विडेटेड फॉर्म में वो मनी हमेशा होंगे वहां पे. हाँ, लिक्विडेटेड विच कैन बी काउंटेड. ओके, नंबर 2 देखो, याद रखना ये वर्ड जब हमारे ऑब्जेक्टिव पेपर आता था ना तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता था. हाँ, कि क्वासी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन डज नॉट अराइज फ्रॉम एनी एग्रीमेंट ऑफ द पार्टीज. हाँ, क्योंकि डिसाइड ही नहीं हुआ है ना, ऑफर एक्सेप्टेंस कंसेंट कंसिडरेशन ये सारी चीजें मिसिंग है इसमें. सो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट डिड नॉट अराइज आउट ऑफ द एग्रीमेंट. एग्रीमेंट के आउट ऑफ अराइज नहीं होता है, बट क्वासी कॉन्ट्रैक्ट किससे अराइज होता है, बोलो इट इज इम्पोज्ड बाय द लॉ. क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कौन इम्पोज करता है, लॉ. लॉ पे ऑब्लिगेशन इम्पोज करता है कि आपने श्रीखंड खाया है ना, उसके एक्सपेंसेस पे वो श्रीखंड आपने खाया हुआ है तो उसका पेमेंट आपको करना पड़ेगा. हाँ, ये ऑब्लिगेशन जो है, ये ऑब्लिगेशन आप पे कौन इम्पोज करता है, याद रखो लॉ पे ये ऑब्लिगेशन क्या करता है, इम्पोज करता है. सो सेकेंडली इट डज नॉट अराइज फ्रॉम एनी एग्रीमेंट. क्वासी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन किसी एग्रीमेंट से अराइज नहीं होता है, बट क्वासी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन किससे अराइज होता है, बोलो इम्पोज्ड बाय द लॉ होता है वो वहां पे. हाँ, देन नेक्स्ट वन पॉइंट क्या जाता है, देखो वहां पे thirdly as a right which is available not against all the world but against a particular person or a persons only. So that in this respect it resembles the contractual right. आपको वेरी फर्स्ट डे याद है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको पढ़ाया था. हाँ, दो वर्ड बताए थे देखो आपको, राइट इन रेम एंड राइट इन पर्सोनम. दो वर्ड बताए थे आपको. हाँ, राइट इन रेम मतलब व्हेन यू हैव द राइट अगेंस्ट होल वर्ल्ड एट लार्ज. जब आपको सबके अगेंस्ट राइट अवेलेबल है तो उसको क्या बोला जाता है, इट्स कॉल्ड एज अ राइट इन अ रेम बोला जाता है. हाँ, एंड व्हेन यू हैव द राइट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन ओनली देन इट इज कॉल्ड एज अ राइट इन पर्सोना. जैसे if the contract is between Nidhi and Anjali, then in this particular case Chirag did not have any right. Okay, because contract किसके बीच में, अंजलि और निधि के बीच में, तो एक्शन लेने का अधिकार, राइट, ऑब्लिगेशन भी किसके बीच में होंगे, बोलो इन दोनों के बीच में होती है. हाँ, यहाँ पे किसको कोई अधिकार नहीं होगा, बोलो चिराग विल नॉट हैव एनी काइंड ऑफ द राइट हियर. ओके, चिराग को यहाँ पे कोई भी अधिकार अवेलेबल नहीं होगा. ध्यान में आपको. हाँ, तो सेम जो चीज है ना कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, बोलो राइट इन पर्सोनम है या राइट इन रेम है, कॉन्ट्रैक्ट राइट इन पर्सोनम है. हाँ, जिन दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है वही दो लोग एक दूसरे के अगेंस्ट उसको क्या कर सकते हैं, एनफोर्स कर सकते हैं. कोई थर्ड पर्सन उसको एनफोर्स नहीं कर सकता. सेम चीज अप्लाई किसको हो जाती है, बोलो क्वासी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस को भी अप्लाई हो जाती है. हाँ, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किसके अगेंस्ट अवेलेबल नहीं है, बोलो अधिकार आपको होल वर्ल्ड के अगेंस्ट अवेलेबल नहीं है. मतलब क्या वो सेल्समैन पूरे बिल्डिंग में सबसे पैसे मांगता फिर सकता है, नहीं मांग सकता ना सबसे पैसे. वो किसको मांग सकता है, बोलो ओनली जिसके घर में वो श्रीखंड का डब्बा भूल के गया था उसको ही. राइट. हाँ, सो ओनली अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन और अ पर्सन ओनली. किसको मांग सकता है, बोलो ओनली पर्टिकुलर पर्सन को. सो सेम जैसे कॉन्ट्रैक्ट राइट इन पर्सोनम है अगेंस्ट द पर्टिकुलर पर्सन ओनली अवेलेबल है, वैसे ही सेम चीज किसके बारे में, बोलो यहाँ पे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट भी अवेलेबल अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन ही है, किसी और के अगेंस्ट वो अवेलेबल नहीं है वहां पे. हाँ, जिसके साथ वो क्वासी कॉन्ट्रैक्चुअल सिचुएशन क्रिएट हुई थी उसी के अगेंस्ट वो आपको अवेलेबल है. सो व्हाट द पॉइंट, what are the features of the quasi contract? It is always in the right to money. Number 2, it does not create from agreement, but it is imposed by the law. And number 3, it is available not against the whole world but against a particular person or a persons only. whole world के against available नहीं है, किसके against available है, बोलो only particular person के against वो available है वहाँ पे. हाँ, देखो आगे consider करते हैं quasi contract. Okay, after this now looking to the salient features of a quasi contract, we are now going to deal with the
cases deemed as a quasi contract. हाँ, even this point can be asked to you as a kinds of the quasi contract भी बोलते हैं इसको. हाँ, even situations in which a quasi contractual obligation arise, ऐसे भी इसको बोलते हैं. हाँ, या फिर मॉड्यूल भाषा में बात करें तो cases deemed as a quasi contract इसको कंसिडर किया जा सकता है. हाँ, देखो 5 circumstances है. हाँ, कि जब quasi contractual obligation arise होता है. हाँ, how many circumstances are there? 5 circumstances are there when quasi contractual obligation is get created. See what are that 5 circumstances? Number 1, section 68. Number 2, section 69. Number 3, 670. Number 4, section 71. And number 5, section 72. हाँ, so most probably बहुत बार इस पे question रहता है, and you have to remember with section number also. So keep in mind the kinds of the quasi contract are given in section 68. हाँ, to section 72. हाँ, कहाँ से कहाँ तक सेक्शन नंबर याद रखोगे बोलो? सेक्शन 68 से लेकर सेक्शन 72 तक के जो सेक्शंस है वो किससे डील करते हैं? पूरे क्वासी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन से डील करते हैं. हाँ, अब ना ये पांचों पॉइंट पहले आपको अपनी भाषा में समझाती हूँ एंड देन हम लोग मॉड्यूल लैंग्वेज के अंदर वहां पे चले जाते हैं. ठीक है. हाँ, नंबर 1 पॉइंट देखो. हाँ, जो हमें ऑलरेडी गया हुआ पॉइंट है. हाँ, सो दिस इज नॉट अ न्यू पॉइंट फॉर यू. क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाई इज द फर्स्ट पॉइंट. हाँ, देखो क्या गया इसमें, आप सबको याद है फॉर द क्रिएशन ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 11 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेज दैट पार्टीज मस्ट बी केपेबल ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट. पार्टीज कैसे होने चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए? केपेबल होने चाहिए. हाँ, and who are not capable of making the contract, उसके स्पेसिफिकली 3 पॉइंट है, याद है आपको? हाँ, उसमें से नंबर 1 कौन था बोलो? माइनर. माइनर is not capable of making the contract. हाँ, then unsound mind person is also not capable of making contract. हाँ, and then disqualified by law is also not capable of making the contract. Okay, इसमें से ये जो 2 पर्सन है ना, माइनर और अनसाउंड माइंड पर्सन, हाँ, ये आपको पता है, दे आर नॉट केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन. ओके, माइनर ड्यू टू द एज और अनसाउंड माइंड पर्सन ड्यू टू द मेंटल डिफॉल्ट. ये दोनों भी वो क्या कर रहे हैं ये समझने के लिए केपेबल नहीं है. सो दे आर नॉट केपेबल ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट. वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए केपेबल नहीं है, और अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होगा. माइनस एग्रीमेंट इज कंसिडर्ड एज अ वॉइड एग्रीमेंट. माइनर का एग्रीमेंट क्या कंसिडर किया जाता है बोलो? वॉइड एग्रीमेंट कंसिडर किया जाता है. हाँ, सेम विद द सिचुएशन किसके बारे में? अनसाउंड माइंड पर्सन भी. हाँ, अनसाउंड माइंड पर्सन का भी एग्रीमेंट क्या होता है? वॉइड. दे आर नॉट केपेबल ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट. हाँ, लेकिन अब एग्जांपल फॉर्म में जाते हैं हम लोग. हाँ, मिस्टर ए अ शॉप ओनर सप्लाइज सर्टन नेसेसरीज ऑफ लाइफ. ए ने कुछ नेसेसरीज ऑफ लाइफ सप्लाई किए. वो नेसेसरीज ऑफ लाइफ उसने किसको सप्लाई किए बोलो? उसने एक माइनर को वो नेसेसरीज ऑफ लाइफ क्या किए वहां पे सप्लाई किए. हाँ, और साथ ही साथ उस माइनर पे उसका एक छोटा भाई, हाँ, जो डिपेंड था, वो छोटा भाई उसको भी नेसेसरीज ऑफ लाइफ क्या किए? सप्लाई किए. हाँ, तो एक्चुअली देखो तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि माइनर इज नॉट केपेबल ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट. राइट, माइनर कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए केपेबल नहीं है. हाँ, तो क्वेश्चन मार्क है कि जब ये ए शॉप ओनर कुछ नेसेसरीज ऑफ लाइफ बी को सप्लाई करता है या किसी और को जिसपे बी डिपेंड है, हाँ, मतलब माइनर को या माइनर पे कोई डिपेंड है उसको सप्लाई करता है, तो क्या ये माइनर लायबल होगा इस पर्टिकुलर पेमेंट के लिए, ए को देने के लिए? तो आंसर इज यस. याद है ना, आपको ऑलरेडी गया है. हाँ, माइनर इज अ लायबल फॉर द नेसेसरी सप्लाई टू हिम. माइनर को जो नेसेसरीज ऑफ लाइफ सप्लाई की उसके लिए माइनर लायबल है. हाँ, या फिर माइनर पे जो डिपेंड है उसको भी जो नेसेसरीज ऑफ लाइफ सप्लाई की है उसके लिए माइनर लायबल है. सेम विद द अनसाउंड माइंड पर्सन ऑल्सो. अनसाउंड माइंड को जो नेसेसरीज ऑफ लाइफ सप्लाई किए गए उसके लिए वो अनसाउंड माइंड पर्सन खुद भी लायबल है. और अनसाउंड माइंड पर्सन पे अगर कोई डिपेंड है, हाँ, तो उसको अगर कोई नेसेसरीज ऑफ लाइफ सप्लाई किए गए तो वो अनसाउंड माइंड पर्सन वहां पे लायबल है. But did you remember what is the most important point which we should remember here is that is minor or unsound mind person are not personally liable. ये लोग personally liable नहीं है. हाँ, इनकी पर्सनल लाइबिलिटी अराइज नहीं होती है. उनको जेल में डाल के उनसे मेहनत करवा के वगैरह आप उनसे पैसे रिकवर नहीं कर सकते हो. हाँ, माइनर या अनसाउंड माइंड पर्सन उसको नेसेसरीज ऑफ लाइफ सप्लाई भी किए गए हैं तो कौन लायबल होगा बोलो? उसकी
प्रॉपर्टी लायबल होगी. हाँ, सो द पेमेंट ऑफ द नेसेसरी सप्लाई टू द माइनर और अनसाउंड पर्सन कैन बी रिकवर्ड. किससे वो रिकवर किया जा सकता है वहां पे? इट कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम द माइनस और अनसाउंड पर्सन्स प्रॉपर्टी से उसको रिकवर किया जा सकता है वहां पे. हाँ, ओके, आगे देखो क्या क्या पेमेंट बाय एन इंटेंडेड पर्सन. हाँ, नेक्स्ट पॉइंट क्या डिस्कस कर रहे हैं हम लोग? सेकेंड, पहला ध्यान में आ गया, अगर माइनर को या उस पर कोई डिपेंड है उसको, अगर अनसाउंड माइंड पर्सन को या उस पर कोई डिपेंड है उसको नेसेसरीज ऑफ लाइफ सप्लाई किए गए हैं, तो वो माइनर या वो अनसाउंड माइंड पर्सन की प्रॉपर्टी उस पेमेंट के लिए लायबल होंगी, even though it is not a contract but it is resembling to contract, so on the ground of quasi contractual obligation वो वहां पे लायबल होगा. ठीक है. हाँ, then next one point देखो, payment by an interested person is the second point we are going to see. हाँ, payment by an interested person. हाँ, I will give an example. फिर हम लोग इसके अंदर क्या होता है वहां पे जाते हैं. हाँ, देखो क्या हो गया, one X named person is there. हाँ, an X named person got the ट्रांसफर इन इचलकरंजी. उसको इचलकरंजी में क्या हो गया, वहां पे ट्रांसफर मिल गई है उसको इचलकरंजी में. हाँ, और अब ना वो कोई घर रेंट पे ढूंढ रहा था. हाँ, उसको इचलकरंजी में क्या हो गई, बोलो ट्रांसफर मिल गई है और इचलकरंजी में वो कोई घर क्या कर रहा था, एक रेंट पे लेने के लिए ढूंढ रहा था वहां पे. हाँ, now what happened now in this example, one Y named person was there. हाँ, and his house was exactly near जनता बैंक. हाँ, इसका घर क्या था, इस वाई का जनता बैंक के बराबर पास में इस वाई का घर था. हाँ, और वो घर बहुत ज्यादा सुटेबल था उस एक्स को. हाँ, तो एक्स ने पसंद कर लिया उसको इमीडिएटली घर देखते ही. हाँ, और वो एक्स एज अ किराएदार, एज अ लीजी किसके घर में रहने को गया, वाई के घर में वो रहने को गया वहां पे. हाँ, देखो this house was very convenient for X by all way. हाँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल X का ऑफिस बहुत पास था जनता बैंक के. हाँ, देन सेकेंडली X के बच्चों का स्कूल भी जनता बैंक के बहुत पास था. हाँ, देन X की वाइफ कहीं पे जॉब में जाती थी, वो भी जनता बैंक के पास था. सो बाय ऑल मीन्स ये जो हाउस था ना, ये हाउस किसको बहुत ज्यादा कन्वीनियंट था, बोलो X को बहुत ज्यादा कन्वीनियंट था. हाँ, नाउ अराउंड 2 years passed away that X is in the house of the Y as a leasee, as a किराएदार. हाँ, Y के घर में X रह रहा है, अच्छे से उसको रेंट अच्छे से पे रहा है, एवरीथिंग इज अ फाइन एंड ऑल दैट. ओके. हाँ, क्या हो गया पता है, अराउंड ना 1-2 साल बाद इस Y ने क्या किया, पिछले 3-4 सालों से म्युनिसिपल टैक्सेस ही नहीं भरे हुए उस घर के. Y ने क्या कर दिया, उस घर के म्युनिसिपल टैक्सेस पिछले 3-4 सालों से नहीं भर दिए. हाँ, और ये पिछले 2 साल भी उसने क्या नहीं किया था, वो टैक्सेस भरे हुए नहीं थे. हाँ, तो म्युनिसिपल से एक नोटिस इस घर पे आ जाता है. हाँ, क्या आ जाता है नोटिस,